रात के समय आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। उन्हीं तारों के बीच एक लाल रंग का ग्रह भी दिखता है जिसे मंगल कहा जाता है। लंबे समय तक इंसान मंगल को सिर्फ धरती से देखता रहा। दूरबीनों से उसकी सतह को समझने की कोशिश की गई, उसकी तस्वीरें ली गईं और उसके बारे में अनुमान लगाए गए। लेकिन 21वीं सदी में हालात बदल गए। अब कुछ देशों ने यह फैसला किया कि मंगल को सिर्फ देखना नहीं है बल्कि वहां तक पहुंचना है। वैज्ञानिक उपकरण भेजने हैं, उसकी जमीन की जांच करनी है, वातावरण को समझना है और यह पता लगाना है कि भविष्य में इंसान वहां जा सकता है या नहीं। यहीं से मंगल मिशनों की असली दौड़ शुरू हुई। लंबे समय तक अंतरिक्ष की कहानी दो नामों के बीच घूमती रही, अमेरिका और रूस। चांद पर इंसान पहुंच चुका था, नासा के रोवर्स मंगल की मिट्टी कुरेद रहे थे और दुनिया को यही लगता रहा कि स्पेस रेस अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच एक देश था जो ज्यादा शोर नहीं मचाता था, ना बड़े दावे ना भावनात्मक भाषण, वो बस चुपचाप काम कर रहा था। चीन। 1980 के दशक तक चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत सीमित था। उसके पास ना गहरे अंतरिक्ष में जाने का अनुभव था, ना हाई लेवल रॉकेट टेक्नोलॉजी और न ही ऐसी वैज्ञानिक ताकत जिसे दुनिया गंभीरता से ले। उस समय चीन के सैटेलाइट्स सिर्फ धरती की कक्षा तक सीमित थे। मंगल या चांद की बात करना एक सपना माना जाता था। लेकिन चीन की सरकार ने एक बात समझ ली थी, अगर भविष्य में ताकत चाहिए तो वो जमीन से नहीं आसमान से आएगी। 15 अक्टूबर 2003 इस दिन चीन ने शेंजो 5 नाम का अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। अंतरिक्ष यात्री थे यांग लेवेई। यह पल चीन के लिए सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं था, यह दुनिया को दिया गया एक सीधा संदेश था, हम भी कर सकते हैं। इस मिशन के बाद चीन ने साफ कर दिया कि वो अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि खुद की अंतरिक्ष शक्ति बनेगा। यहीं से चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA ने लंबी दूरी की योजना बनानी शुरू की। योजना बहुत साफ थी, पहले चांद फिर मंगल। चीन जानता था कि मंगल तक सीधे जाना बहुत बड़ा जोखिम है, इसलिए उसने पहले चांद को चुना जहां टेक्नोलॉजी, लैंडिंग, कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन की परीक्षा हो सके। 2007 में चीन ने चेंगा 1 मिशन लॉन्च किया। यह उसका पहला चंद्र मिशन था। इसके बाद एक एक करके चेंगा 2 और चेंगा 3 आए। लेकिन असली झटका दुनिया को तब लगा जब 2019 में चेंगा 4 ने चांद के उस हिस्से पर लैंडिंग की जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। चांद का फार साइड यानी वो हिस्सा जो धरती से कभी दिखाई नहीं देता। यह आसान काम नहीं था, इस हिस्से पर सीधा कम्युनिकेशन संभव नहीं होता। चीन ने इसके लिए अलग रिले सैटेलाइट लगाया और जब लैंडिंग सफल हुई तो दुनिया को पहली बार एहसास हुआ चीन अब पीछे नहीं है। चांद पर सफलता के बाद चीन की अगली मंजिल तय थी, मंगल। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वहां पहुंचना टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। अब तक जितने भी मंगल मिशन भेजे गए उनमें से लगभग आधे फेल हो चुके हैं। मंगल मिशन में सबसे मुश्किल काम लैंडिंग होता है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है, इसलिए वहां पैराशूट पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते। लेकिन वातावरण इतना भी खाली नहीं है कि यान को बिना नियंत्रण के सीधे नीचे गिरा दिया जाए। इसी वजह से मंगल पर सुरक्षित लैंडिंग करना बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। नासा ने मंगल लैंडिंग के इस सबसे खतरनाक चरण को 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहा है। अमेरिका को मंगल पर पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने में भी कई दशक लगे थे, जो 1976 में वाइकिंग 1 मिशन से संभव हुई। रूस के कई मिशन फेल हुए, यूरोप भी बहुत सीमित रहा, लेकिन चीन ने एक बार फिर अलग रास्ता चुना। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, चीन ने बिना ज्यादा शोर के अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर दिया, तियानवेन-1। इस नाम का मतलब है स्वर्ग से प्रश्न। इस मिशन की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें एक नहीं 3 काम एक साथ किए जाने थे। एक ऑर्बिटर जो मंगल की कक्षा में घूमे, एक लैंडर जो सतह पर उतरे और एक रोवर जो जमीन पर चले। पहली बार किसी देश ने अपने पहले मंगल मिशन में तीनों चीजें एक साथ करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन चीन को पता था अगर यह सफल हुआ तो वो सीधे टॉप लीग में पहुंच जाएगा। करीब 10 महीने की यात्रा के बाद 14 मई 2021 को चीन का लैंडर मंगल की सतह पर उतरा। जगह थी यूटोपिया प्लानेशिया। यही वो क्षेत्र है जहां कभी नासा का वाइकिंग मिशन भी उतरा था। लैंडिंग पूरी तरह ऑटोमेटिक थी, कोई इंसान इसे लाइव कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि पृथ्वी से सिग्नल आने जाने में करीब 20 मिनट लगते हैं। जब पुष्टि हुई कि लैंडिंग सफल रही है तो चीन इतिहास का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक सक्रिय रोवर उतारा और संचालित किया। रोवर का नाम रखा गया ज़ुरोंग। यह नाम चीन के प्राचीन अग्निदेव के नाम पर था। ज़ुरोंग रोवर धीरे धीरे मंगल की लाल मिट्टी पर आगे बढ़ा
उसके 6 पहिए थे, वह सोलर पैनल से चलता था। उसके कैमरे, रडार और सेंसर हर पल डेटा भेज रहे थे। जब उसकी पहली तस्वीरें सामने आई तो चीन के मीडिया में उन्हें मार्स सेल्फी कहा गया। लाल मिट्टी, नीला आसमान और बीच में चीन का रोवर। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह एक घोषणा थी। चीन अब मंगल पर मौजूद है। यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि चीन पहुंचा या नहीं। असल सवाल था, चीन मंगल पर क्या ढूंढ रहा है। जब ज़ुरोंग रोवर मंगल की सतह पर उतरा तो वह कोई जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा। पहले उसके सिस्टम चेक हुए, सोलर पैनल खुले, कम्युनिकेशन लिंक स्थिर हुआ, फिर धीरे धीरे उसने अपने पहिए आगे बढ़ाए। चीन जानता था कि मंगल पर हर छोटी गलती मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसलिए ज़ुरोंग को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह सीमित परिस्थितियों में बिना हर कदम पर इंसानी आदेश के अपने संचालन से जुड़े फैसले ले सके। ज़ुरोंग का मुख्य काम था मंगल की सतह को समझना। वहां की मिट्टी कैसी है, हवा में क्या है, तापमान कैसे बदलता है और सबसे अहम, क्या कभी वहां पानी मौजूद था। ज़ुरोंग के पास कई वैज्ञानिक उपकरण थे। उसका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मंगल की सतह के नीचे झांक सकता था। उसके कैमरे सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते थे, बल्कि चट्टानों की बनावट भी पहचानते थे। ज़ुरोंग ने उस इलाके में काम शुरू किया जो देखने में पूरी तरह सूखा लगता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में डेटा ने कहानी बदलनी शुरू कर दी। ज़ुरोंग ने मंगल की मिट्टी में ऐसे खनिजों के संकेत पाए जो आमतौर पर पानी की मौजूदगी में बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन टीलों की बनावट धरती की सूखी नदियों जैसी दिखती थी, जो पुराने जल प्रवाह की संभावना की ओर इशारा करती है। इसका मतलब साफ था, लाखों साल पहले इस इलाके में पानी बह चुका था। यह खोज नई नहीं थी, लेकिन ज़ुरोंग की खासियत यह थी कि उसने इसे जमीन के बहुत पास से देखा। नासा के रोवर्स ने भी पानी के सबूत दिए थे, लेकिन ज़ुरोंग ने यूटोपिया प्लानिशिया जैसे सपाट इलाके में ये संकेत खोजे। ज़ुरोंग का सबसे अहम योगदान उसका रडार डेटा था। इस रडार ने मंगल की सतह के कई मीटर नीचे तक स्कैन किया और वहां ऐसे लेयर्स दिखे जिनकी संरचना जमी हुई बर्फ जैसी हो सकती है। यह बर्फ किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि समतल जमीन के नीचे थी। यानी अगर भविष्य में कभी इंसान वहां उतरे तो उन्हें पानी पाने के लिए ज्यादा गहराई तक नहीं जाना पड़ेगा।